नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 27 मार्च 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। वीडियो में कई सारे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और सबसे पहले तो बच्चों को हाई कोर्ट के फैसलों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता है। देखिए, फैसला आ जाएगा, सब बोल रहे हैं। मैं तो मीडिया में नहीं हूँ, मीडिया में तो यही खबर चल रही है कि इस सप्ताह में आ जाएगा, संडे मतलब सैटरडे से पहले तक आ जाएगा, और नहीं तो आज कल में आने की चांसेस हैं, या सैटरडे आ जाए, नहीं तो नेक्स्ट वीक में आ जाएगा। फैसले में देरी हो रही, इसके कारण से कई सारे र्यूमर्स भी चल रहे हैं कि री एग्ज़ाम होकर रहेगा और एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। किसी को भी नहीं पता है, अभी किसी को भी नहीं पता है। आप, मुझे पता है, डिस्टर्ब हो रहे होंगे, जिनका मेंस है वो भी। तो मैं यही बोलूँगा कि पढ़िएगा, एग्ज़ाम पर में ध्यान दीजिएगा। जिनका मेंस है, जिनका मेंस नहीं है वो भी पढ़ाई कीजिए। फैसला आ ही जाएगा और फैसला जो भी होगा बच्चों के हित में ही होगा, आपके हित में ही होगा, इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप पिछले साल को याद कीजिए कि पिछले साल जब 70 बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला था, तो आप अप्रैल में किस हिसाब से लगन से पढ़ाई कर रहे थे। अप्रैल का महीना आ गया है, 2 दिन बाद अप्रैल शुरू हो जाएगा, इसलिए अच्छे से पढ़ेंगे तो सही रहेगा आपके लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़ाई पर में ध्यान दें। एग्ज़ाम कैंसिल होकर भी अगर एग्ज़ाम होता है तो भी आपको पढ़ के ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो इसलिए ज़रूरी है कि पढ़ें। देखिए, हेडलाइन क्या है आज के, इंडियन एक्सप्रेस है ये। इसने हेडलाइन बनाया डीप फेक को लेकर। डीप फेक क्या होता है? फेक में भी ऐसा फेक, मतलब कि ऐसा छद्म जो आपको सही लगे, सत्य प्रतीत हो, उसी को डीप फेक कहा जाता है। डीप फेक एआई के आने के बाद से बढ़ गया है। इसमें कंसर्न जाहिर किया गया किस चीज़ को लेकर? डीप फेक टारगेटिंग वुमेन ड्यूरिंग स्टेट इलेक्शन। दिल्ली में जब इलेक्शन हो रहा था तो महिला कैंडिडेट को डीप फेक के जरिए टारगेट किया गया। इसी को लेकर ये न्यूज़ है, जिसमें कहा गया कि भारत की सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसने नवंबर 2024 ईस्वी में एक कमेटी गठित किया था। 9 सदस्यों की कमेटी गठित की थी, जिसने डीप फेक के मिसयूज को लेकर के रिपोर्ट दिया है। जिसमें रिपोर्ट में कहा गया है कंसर्न नॉट लाइबिलिटी ऑफ फ्रेमवर्क फॉर एआई जनरेटेड कंटेंट। इसमें ये कहा गया है कि जो क्रिएटिविटी के लिए एआई का या डीप फेक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं उनको, और जो मिसयूज करते हैं उनको उनके बीच में हमें अंतर स्थापित करना पड़ेगा। और ये भी कहा गया है कि इस टेक्नोलॉजी के कुछ भाग को हमें क्या करना पड़ेगा? रेगुलेट करना पड़ेगा। रेगुलेट का तात्पर्य क्या होता है कि हमें कुछ नियम, कानून, कायदे, पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी, ताकि कोई भी इस तरह के तकनीकों का उपयोग करके ना करें। कुछ न कुछ क्या हो, रेगुलेशन लागू हो, जिससे इसके मिसयूज को रोका जा सके। तो ये एक छोटा सा न्यूज़ था, जिसका आप उपयोग कहाँ पर करेंगे? तो चुनावों में जो नई प्रकार की समस्या देखी जा रही है, उसमें आप बता सकते हैं कि एआई और डीप फेक का जो कॉन्सेप्ट है, ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक जो ढांचा है उसको प्रभावित कर रहा है, निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। आपने देखा होगा चुनाव के दौरान बड़े स्तर पर क्या किया गया था, तो पार्टियों द्वारा प्रचार प्रसार के लिए एआई का उपयोग किया गया था, तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया। नेगेटिव का आपके समक्ष उदाहरण है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि चुनाव आयोग डुप्लीकेसी को रोकने के लिए एआई तकनीक का भी उपयोग कर रही है। ओके, ये एक छोटा सा न्यूज़ था। उसके बाद से आज जो मुख्य न्यूज़ हम लोग पढ़ेंगे वो है, ये कौन है? तो ये बीवीआर सुब्रमण्यम है। नीति आयोग के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री महोदय खुद होते हैं। उनके नीचे सीईओ होते हैं। सीईओ, नीति आयोग के सीईओ होते हैं बीवीआर सुब्रमण्यम, इनका नाम है। इन्होंने कहा है कि नॉट इनफ मीडियम साइज फर्म्स इन इंडिया, MSME, मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। तो माइक्रो स्मॉल तो है, लेकिन मीडियम इंटरप्राइजेज की कमी है। इन्होंने क्या बोला है? प्रॉब्लम क्या बोला है? स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, इसमें संरचनात्मक समस्याएं आ रही है। इसका क्या तात्पर्य होता है बंधुओं? क्यों मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि इस बार का बजट जब आया था तो मैंने आपको बताया था कि 4 प्रायोरिटीज़ डिसाइड की गई है, जिसमें निवेश है, जिसमें एक MSME का भी, कृषि का भी सेक्टर रखा गया है।
एमएसएमई के बारे में देश की हाईएस्ट जो बॉडी है उनमें से एक नीति आयोग ने कुछ कमेंट किया है। तो इसको पढ़ना बेहद ज़रूरी हो जाता है, हम लोग इसको पढ़ेंगे आज। इसके साथ में बिहार स्पेशल का भी एक न्यूज होगा जिसको डिटेल में समझेंगे। बिहार सरकार को कोई पुरस्कार प्राइज़ मिला है उसको भी देखेंगे। एक एक करके शुरू करते हैं। कल जो मैंने क्वेश्चंस पोस्ट किए थे यूट्यूब पर भी, आज सुबह सुबह टेलीग्राम पर ही पोस्ट किया है। यूट्यूब पर जो पोस्ट किया था उसको कम्युनिटी में जाकर देख सकते हैं। मैंने बिहार के खेल से रिलेटेड दिया था। कल मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक 70 बीपीएससी मेंस भी करवा दिया था। उस तरह के सवालों को लिखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तैयारी कर रहे हैं, उत्तर लेखन नहीं कर रहे हैं तो फिर तैयारी का कोई मतलब नहीं बनता है। एक ही लिखिए लेकिन लिखिएगा ज़रूर, डेली लिखिएगा, तरह तरह के सवालों का अभ्यास ज़रूर कीजिएगा। मेंस एग्जामिनेशन में फिर आपको नहीं तो दिक्कत आती है। आप जुड़ सकते हैं हमारे आंसर राइटिंग से भी, मत जुड़िए आप खुद से ट्राई कीजिए। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे छात्र हैं, आप खुद से ट्राई कीजिए लेकिन कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ये आपको सही गाइडेंस के लिए मैं कह रहा हूँ। लिख नहीं रहे तो फिर तैयारी का कोई मतलब नहीं बनता है। क्वेश्चंस आपको डेली कम्युनिटी में मिल जाता है। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है देखिए उसी न्यूज़ को डिटेल में ज़रा समझते हैं कि मध्यम आकार की कंपनियों की कमी है। भारत में मध्यम आकार की कंपनी जिनकी निवेश सीमा क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि MSM यानी कि मीडियम, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम क्या है डेफिनेशन, जिनका मेंस है, अगर वो भी देख के बता रहे हैं तब तो फिर भाई गलत बात है। ये माइक्रो, स्मॉल, मीडियम का डेफिनेशन याद होना चाहिए। जो भी मेंस देने जा रहे हैं कृपया करके याद रखिएगा। एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, अगर डेफिनेशन लिखे बिना ही सवाल को लिखा है तो सत्यानाश कराए आप, ऐसा काम नहीं करना है। उत्तराखंड PCS एग्जामिनेशन 2021, UPSC PT 2024, उसमें भी माइक्रो, स्मॉल, मीडियम से रिलेटेड सवाल डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो इसलिए इसको याद रखना चाहिए आपको। ये परिभाषा जब बदलाव हुआ था तो PCS में कई बार पूछे भी गए हैं। पर्याप्त संख्या में नहीं है, छोटे उद्यमों को बड़े उद्यमों बदलने के लिए आवश्यकता है। इनके स्टेटमेंट का मतलब क्या है? मतलबी लोग हैं हम तो मतलब निकाल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि माइक्रो, स्मॉल जो अपने पास इंटरप्राइजेज है, इंटरप्राइजेज का मतलब कंपनी, ठीक है, ये मीडियम में नहीं बदल पा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। आपको लगा होगा है ही नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि माइक्रो और स्मॉल लेवल के जो अपने पास कंपनियां हैं वो मीडियम लेवल में नहीं जा पा रही। इसका क्या तात्पर्य? इसका तात्पर्य ये है कि छोटी कंपनियां खुद को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। छोटे उद्यमों के लिए निवेश सीमा 10 करोड़ रुपए और मध्यम उद्यमों के लिए निवेश सीमा 50 करोड़ रुपए है, जबकि टर्नओवर 50 करोड़ और 250 करोड़ रुपए है। ये तो आपका हो गया डेफिनेशन। संख्यात्मक आंकड़े, भारत में लगभग 6.18 करोड़ सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम हैं, MSME हैं। ये आंकड़ा याद रखिएगा। इनमें से 6.09 करोड़ सूक्ष्म, 7.44 करोड़ लाख लघु और 70,000 मध्यम उद्यम हैं। आप जरा ध्यान से इस आंकड़े को देखिए। यहाँ पर 6 करोड़ है, ये मात्र 7.5 लाख हैं, और जो मध्यम उद्यम है वो 70,000 ही है। यानी कि 6 करोड़ में से मात्र 7.5 लाख ही स्मॉल में जा पाए। माइक्रो यानी कि सबसे छोटे उद्योग से स्मॉल में मात्र 7.5 लाख जा पाए, और उस 7.5 लाख में से 70,000 मात्र किस में जा पाए? तो आपके मध्यम उद्यम में जा पाए। बाकी उद्योग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। 2020 में सूक्ष्म उद्यमों की संख्या में वृद्धि देखी गई। 2020 में क्यों? क्योंकि कोरोना का समय चल रहा था तो बहुत सारे लोगों ने खुद के उद्योग धंधे शुरू किए थे। संरचनात्मक समस्या, नीति आयोग के CEO BR सुब्रमण्यम के अनुसार भारत में मध्यम आकार की कंपनियों की कमी एक संरचनात्मक समस्या है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनको पता होना चाहिए, आप उपयोग करें इन शब्दों का। किसने बोला है? तो BR सुब्रमण्यम महोदय ने बोला है। 23-24 में 1835 सूक्ष्म उद्यम मध्यम उद्यमों परिवर्तित हुए हैं। मात्र 1835 सूक्ष्म उद्यम जो हैं वो मीडियम तक गए हैं, जबकि 15,918 लघु उद्यम जो हैं वो मध्यम में गए हैं। यानी कि माइक्रो से मीडियम में गए हैं 1835 और स्मॉल से मीडियम में गए हैं 15,918। ठीक है, कितनी संख्या थी? 6 करोड़ 70 लाख, उसमें से इतने कम गए हैं। नियमों का प्रभाव, MSME मंत्रालय के अनुसार यह केवल कानून और नियमों की बात नहीं है, बल्कि यह है कि आप उन्हें कैसे संभालते हैं। सुब्रमण्यम ने कहा बहुत सारी कंपनियां नियमों से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। इतने सारे रूल रेगुलेशन आप लगा दोगे तो कैसे कोई ग्रो करेगा?
ग्रो करने के लिए चाहिए होता है शुरुआत में कि आप नियम कानून कायदों को किनारे रखें, पहले उसको ग्रो करने दीजिए। भारत में लाल फीताशाही शब्द इसको कहा जाता है। प्रमुख समस्याएं बड़े पैमाने पर कार्यबल, बिजली की आपूर्ति, जल से संबंधित समस्याएं हैं। तकनीकी उन्नयन, कौशल विकास, स्किलिंग की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है। सुझाव क्या दिया है? इन्होंने सुझाव दिया है कि उन्नयन, तकनीकी उन्नयन यानी कि टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। स्थानीय विश्वविद्यालय, कॉलेज में मेंटोरशिप प्रदान करने के लिए जोड़ा जाए। जो एमएसएमई आपके शहर में हो सकते हैं उसको अगर यूनिवर्सिटी से, छात्रों से, कॉलेज से जोड़ दिया जाए तो हो सकता है स्किल्ड लोग भी उनको मिल जाएँ। CII, नीति आयोग, फ्रंटियर टेक हब, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की एक नई पहल शुरुआत की है। यह पहल सार्वजनिक निजी शैक्षणिक साझेदारी के माध्यम से एमएसएमई को तकनीकी रूप से सशक्त और प्रतिस्पर्धी बनाने पर केंद्रित है। आर्थिक महत्व क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा भाग है एमएसएमई। भारत के एक्सपोर्ट में मोर देन 30% हिस्सा एमएसएमई का है, छोटे लघु मध्यम उद्यम का है। विकसित अर्थव्यवस्था के एमएसएमई की भूमिका, अगर भारत को 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनना है तो भारत के एमएसएमई पर हमें और भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए भारत की सरकार ने 2025-26 ईस्वी के बजट में एमएसएमई को प्रायोरिटीज़ में शामिल किया है। कृषि, निवेश, एमएसएमई 3 प्रमुख प्रायोरिटी है। चौथी कौन सी है ये आप मुझे बताएंगे। जरा आगे देखिए कि एमएसएमई में किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है। आपसे सवाल क्या पूछेगा? सवाल पूछेगा कि भारत के अर्थव्यवस्था के लिए एमएसएमई का क्या महत्व है। एमएसएमई के समक्ष चुनौतियों को लिखिए। चुनौती किसने बताया है? अंकल जी ने बता दिया है। क्या नाम था इनका? BR सुब्रमण्यम महोदय नाम है। इन्होंने सारा चुनौती आपको बता दिया है और उसका समाधान लिखिए। तो संरचनात्मक सुधार जो उन्होंने बोला उसमें सबसे पहला स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमें करना पड़ेगा, नियम कानूनों को कम करना पड़ेगा। अत्यधिक नियामक जो बोझ हमने ढाल दिया है किसके ऊपर? तो एमएसएमई के ऊपर, उसको कम करना पड़ेगा। तकनीकी उन्नयन हमें करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, स्किल अपग्रेडेशन भी करना पड़ेगा। गुणवत्ता प्रमाणन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना पड़ेगा। वित्तीय सहायता और ऋण हम दे सकते हैं। बुनियादी ढांचे की समस्या जैसे बिजली, जल की आपूर्ति वगैरह को सुनिश्चित कर सकते हैं। निर्यात और बाजार पहुंच में सहायता कर सकते हैं ताकि क्या हो, एक्सपोर्ट और बाजार पहुंच अगर अच्छा हो जाएगा तो ये उन्नति कर सकते हैं। नियमित निगरानी और समर्थन भी होना चाहिए। शिक्षा और जागरूकता क्षेत्रीय असंतुलन को दूर कर सकते हैं हम। ये क्या है? तो सुधार के लिए 10 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं और ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। जरा देखिए अगला टॉपिक क्या है। के वेणुगोपाल, ये भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल रहे हैं और ठीक है भाई, के वेणुगोपाल नाम है इनका। और इन्होंने बोला है कोर्ट मस्ट रीविजिट एनजेएसी। जब आप कमज़ोर पड़ते हो तो आपके सभी शत्रुओं को मौका मिल जाता है आप पर प्रहार करने का। कोर्ट मस्ट रीविजिट एनजेएसी। दरअसल में न्यायाधीश के महोदय से भारी मात्रा में कैश मिला, उसके पश्चात से ही सरकार हो, विपक्ष हो, पहले के ये के वेणुगोपाल जैसे बड़े कानून विशेषज्ञ हों, सभी लोग एक ही चीज़ बोलने पर आ गए हैं कि एनजेएसी लाओ, कॉलेजियम खराब है, कॉलेजियम खराब है। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं कि इसमें इस आर्टिकल में क्या कहा गया है, क्यों हम पढ़ रहे हैं। ये आपसे सवाल हो सकता है पूछ ले कि कॉलेजियम सिस्टम में मौजूदा खामियों को दूर करने के लिए क्या एनजेएसी जैसे प्रावधानों को फिर से लाना चाहिए, क्या उनको लागू करना चाहिए, उसमें क्या कमियां रह गई हैं और क्या वो एनजेएसी बिल्कुल सही प्रक्रिया होगा भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एनजेएसी के बारे में अगर कोई प्रामाणिक व्यक्ति बोल रहा है तो उसको ज़रा पढ़ लेते हैं। नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, ये क्या है? तो जुडिशरी में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर एक प्रक्रिया बनाने का प्रयास किया गया था मोदी जी के द्वारा। कब? 2014 ईस्वी में। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी को 99 संविधान संशोधन एनजेएसी अधिनियम 2014 के माध्यम से पेश किया गया था। एनजेएसी का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, तबादले की नई प्रणाली स्थापित करना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बस करो, हम ऐसा नहीं होने देंगे और उसने इसको खारिज कर दिया। 99 संशोधन अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। एनजेएसी में कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य शामिल थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जज, केंद्रीय कानून मंत्री, बस इसी को लेकर पेच फंसा था, और 2 प्रख्यात व्यक्ति जिन्हें सीजेआई और पीएम और विपक्ष के नेता द्वारा चुना जाता। क्या बोला गया है? कौन कौन थे?
CJI, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जज, यानी कि 3 लोग सुप्रीम कोर्ट से हो गए। केंद्रीय कानून मंत्री हो गए चौथे लोग, और 2 और व्यक्ति, प्रख्यात व्यक्ति, जिन्हें CJI, PM और विपक्ष के नेता 3 लोग मिलकर इन 2 लोगों का चुनाव करेंगे। ठीक है, कितने सदस्य हो गए? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ 3 ये हो गए, कानून मंत्री 4 हो गए, और ये 2 6 लोग हो गए। 6 लोग मिलकर एक समिति बनती, जो 6 लोग मिलकर क्या करते? चुनाव करते। 6 में फैसला कैसे होगा? 4-2 से हो सकता है, 5-1 से फैसला हो सकता है। यानी क्या किसी एक व्यक्ति के हाथ में है? नहीं है। ठीक है, तो फिर क्यों इसको रद्द किया गया? क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय कानून मंत्री है। आर्टिकल 50 कहता है कि हमारी जुडिशरी, हमारी कार्यपालिका और हमारी विधायिका से 100% स्वतंत्र रहेगा। ये संविधान के मूल ढांचे का भाग है। एनजेसी को 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से एनजेसी को असंवैधानिक घोषित कर दिया। 5 के 5 जजों ने नहीं किया, 4 जजों ने सहमत दिया था, 1 असहमति दर्ज की थी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक ऐसे जज थे उस समय भी जो ये चाहते थे कि कॉलेजियम प्रक्रिया हट जाए और एनजेसी सही है। ठीक है, असहमति को इसीलिए जगह देनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि एनजेसी स्वतंत्र और प्रभावी न्यायिक प्रणाली के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह कार्यपालिका की नियुक्ति को प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम को फिर से बहाल किया, जो जजों की नियुक्ति और तबादले के लिए जिम्मेदार है। लेखक का दृष्टिकोण क्या है? पूर्व अटॉर्नी जनरल हैं कि लेखक वेणुगोपाल जी, मानना एनजेसी को रद्द करना एक खोया हुआ अवसर था जो न्यायिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण हो सकता था। और कॉलेजियम सिस्टम पारदर्शिता, जवाबदेही की कमी है और यह असाधारण रूप से अपारदर्शी है। यानी कि इसमें पता ही नहीं चलता है कि किसको कहाँ पर कब नियुक्त किया गया है। कैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय ने उस दिन बैठक करके, आपको पता है आज के न्यूज़पेपर में है, सुप्रीम कोर्ट ने FIR के लिए PIL डाला गया, उसको एक्सेप्ट किया है। क्या जज साहब के ऊपर FIR के लिए PIL डालना पड़ेगा? क्यों भाई? जज साहब के घर से कैश मिला है तो थोड़ा तो उनका भी जिम्मेदारी बनेगा। FIR तो हो ही सकता था। FIR का मतलब दोषी साबित तो नहीं हो जाता है, होता जांच पड़ताल, जज साहब हो सकता है बरी हो जाते, बरी ही होंगे, पता ही है सबको। कॉलेजियम सिस्टम की खामियां, कॉलेजियम सिस्टम जजों की नियुक्ति तबादले की प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही कमी है। यह प्रणाली कई बार पक्षपातपूर्ण भाई भतीजावाद से प्रभावित रही है। एनजेसी के पक्ष में क्या तर्क है? कार्यपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्र व्यक्तियों का संतुलित प्रतिनिधित्व था, इसे अधिक समावेशी बनाता है। अभी मैंने दिखाया आपको। यह प्रणाली जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता, जवाबदेही ला सकती है। एनजेसी ने कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की, जो संविधान के मूल भावना के अनुरूप था। सुप्रीम कोर्ट का तर्क, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका उल्लंघन था ये, क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता में कार्यपालिका हस्तक्षेप कर रही थी, इसलिए इसको रद्द करते हैं हम। न्यायिक स्वतंत्रता और संतुलन, लेखक का कहना है कि एनजेसी को रद्द करने से कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन बिगड़ गया है। एनजेसी ने कार्यपालिका की सीमित भूमिका दी थी जो संविधान के तहत स्वीकार थी, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया। कॉलेजियम सिस्टम के तहत जजों की नियुक्ति में देरी और असहमति घटनाएं भी बढ़ी हैं कहीं न कहीं। 543 संसद सदन के दोनों सदन ने सर्वसम्मति से एनजेसी का समर्थन किया, लेकिन कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। लोकतांत्रिक इच्छा का अपमान मानते हैं वो। जेठमलानी और 16 राज्यों ने भी एनजेसी का समर्थन किया था। राम जेठमलानी और 16 और राज्य, क्या 16 के 16 राज्यों में एक ही सरकार थी क्या? नहीं, अलग अलग सरकारें थी, उन सभी ने भी समर्थन किया था। तो लोकतांत्रिक तरीके से अगर कोई प्रक्रिया आ रही थी तो आपने उसको क्या किया? खंडित कर दिया। ऐसा ये लेखक है। लेखक कहना है सुप्रीम कोर्ट को एनजेसी को अपने फैसले की समीक्षा करनी चाहिए। एनजेसी को फिर से लागू करने से न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ जाएगी। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन को बहाल करेगा, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। लेखक का मानना है एनजेसी को रद्द करना न्यायिक सुधार के लिए बड़ा खोया हुआ अवसर है। एनजेसी के पक्ष में विपक्ष में दोनों मैंने आपको पॉइंट समझा दिए। अगला टॉपिक है स्टेटस ऑफ इंडियाज बायो इकोनॉमी। क्या होता है बायो इकोनॉमी? बायो इकोनॉमी को कहा जाता है जैव अर्थव्यवस्था। इसकी स्थिति आगे की वृद्धि को कैसे बना करके रखा जाए, यही है इसमें। बायो इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? एक और चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे, बायो E3। इसको मैं पढ़ा दूंगा, बीपीएससी के लिए सभी ये पढ़ा रहे हैं। मैंने बहुत पहले ही पढ़ा दिया था, बहुत पहले ही बोला था कि ये पूछा जाएगा आपसे, हो सकता है।
क्योंकि बहुत बड़ी नीति है बायो E3, आपने पढ़ा भी होगा। इसका भी रिवीजन आज हम लोग करेंगे। पहले बायो इकोनॉमी का मतलब समझते हैं। बायो इकोनॉमी का मतलब होता है जैविक संसाधन, जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव का उपयोग करके उत्पादन करना, भोजन, ईंधन, दवाई, अन्य सामान पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ विकास पर केंद्रित होता है। आसान शब्दों में प्रकृति की मदद से अर्थव्यवस्था चलाना, इसी को कहा जाता है बायो इकोनॉमी। जानवर से आप लोग क्या क्या लेते हो? मांस, दूध, सूक्ष्मजीव का भी होता है और पेड़ पौधों का भी इस्तेमाल होता है। इनसे हम ईंधन लेते हैं, दवाई लेते हैं, भोजन लेते हैं, अन्य कोई सामान लेते हैं। तो ये सारा कुछ मिलकर क्या बनता है गुरु? बायो इकोनॉमी बन जाता है। जैव अर्थव्यवस्था की वृद्धि, इसमें पहले पढ़ेंगे हम लोग। भारत की बायो इकोनॉमी का मूल्य 2024 में 151.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो 2016 में मात्र 46 बिलियन डॉलर से काफ़ी अधिक है। 2020 से 2024 तक जैव अर्थव्यवस्था का मूल्य 2 गुना हो गया है। 2020 से 2024 यानी कि 4-5 वर्षों में 2 गुना हो गया है। 2024 से भारत की अर्थव्यवस्था का मूल्य GDP का 4.5% के लगभग में है, 4.24% के आसपास में है। जैव अर्थव्यवस्था का योगदान सभी क्षेत्रों में योगदान है, आपको देख ही रहा है। जैव प्रौद्योगिकी, जैव औषधि, जैव ऊर्जा, जैव कृषि, इनमें भी 2024 में सबसे ज़्यादा जैसे कि किसमें, तो जैव औषधि क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान दिया, जो कुल मूल्य का 35% था। यानी कि 100 रुपये का बायो इकोनॉमी में 35 रुपया किससे था? तो औषधि के क्षेत्र से था। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान विकास में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। राज्यों का देखें तो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा योगदान है बायो इकोनॉमी में, देन कर्नाटक, उसके बाद तेलंगाना, गुजरात, आंध्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। इनको क्रम में क्या याद रखें, कम से कम 1-2 तो नाम जरूर ही याद में रखें। इन 5 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश का योगदान 66% है बायो इकोनॉमी को लेकर। जैव अर्थव्यवस्था के संसाधन औद्योगिक, जैव प्रौद्योगिकी, जैव औषधि, जैव कृषि, ये सब इसके संसाधन होते हैं। जैव औषधि क्षेत्र में टीका, जैव आधारित रसायन, जैव ईंधन का उत्पादन बढ़ रहा है। कृषि का भी उत्पादन बढ़ रहा है। जैव अर्थव्यवस्था का विकास असमान है, केवल 5 राज्य इसका बड़ा हिस्सा योगदान दे रहे हैं। यानी कि देश के सभी राज्य अभी भी इसमें शामिल नहीं है। वेस्ट बंगाल जैसे बड़े राज्य, बिहार जैसे बड़े राज्य इसमें शामिल नहीं है। MP का भी नाम इसमें नहीं दिखा हमें। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव अर्थव्यवस्था का योगदान बहुत ही कम है, जबकि उनके पास में बहुत बड़ी संसाधन उपलब्ध है। अनुसंधान, नवाचार और निवेश की कमी है, विशेष रूप से छोटे राज्यों में। जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन की भी कमी देखी जाती है। सवाल क्या पूछेगा? सवाल पूछेगा आपसे शॉर्ट आंसर। बायो इकोनॉमी शब्द क्या है? आपसे पूछेगा सवाल कि बायो इकोनॉमी शब्द हाल ही में चर्चा में रहा, क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था में बायो इकोनॉमी का किस प्रकार से योगदान है? तो आप वहां पर इसको लिख सकते हैं। आगे की वृद्धि के लिए सुझाव: जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, निवेश को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करके उन राज्यों को भी हम प्रमोट कर सकते हैं जिनके यहाँ पर अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, जैसे MP, बिहार, नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र, बंगाल और भी बहुत सारे राज्य हैं। गुजरात का तो नाम था, राजस्थान का नाम नहीं था। कौशल विकास कर सकते हैं, नवाचार को बढ़ावा दे करके हम जैव बायो इकोनॉमी, जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकते हैं। संभावनाएं क्या हैं? भारत में जैव अर्थव्यवस्था 2030 तक 300 बिलियन डॉलर, 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर पहुंचने की संभावना है। यह क्षेत्र रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास में भी योगदान दे रहा है। वैश्विक स्थिति की बात करें तो भारत और चीन जैव अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ रहे हैं। USA, अमेरिका, यूरोप एक दूसरे की तुलना में अभी भी हम पीछे हैं, लेकिन बहुत तेजी गति से हम बढ़ रहे हैं। पर्यावरण और सतत विकास: जैव अर्थव्यवस्था पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा देती है। जैव ईंधन, जैव आधारित रसायन जो होते हैं, ये सब पर्यावरण अनुकूलन को बढ़ावा देते हैं और जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण को भी कम करने में महत्व देते हैं ये। और यह डेटा भारत के जैव अर्थव्यवस्था 2024 रिपोर्ट से लिया गया है। ये जो आपको मैंने पढ़ाया, क्यों पढ़ाया है? क्योंकि भारत की जैव व्यवस्था 2024 रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है। जैव अर्थव्यवस्था मिशन और सिनजेंटा विंडो रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर बायोटेक्नोलॉजी द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। अब जरा बायो E3 नीति को देखते हैं, क्योंकि इस न्यूज़ में बायो E3 पुश की चर्चा की गई है कि बायो E3 ने किस प्रकार से जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम किया है। पूर्ण नाम इसका क्या है? बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। जैव प्रौद्योगिकी इकोनॉमी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए। इसी को क्या कहा गया है? बायो E3, 3 बार E, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये इसका मतलब हो गया। इस नीति को 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की थी।
यह नीति उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देती है। जैव आधारित उत्पादों के उत्पादन को मैं बस समझाऊंगा आपको, चिंता मत कीजिएगा। लक्ष्य क्या है इसका, तो भारत को बायो इकोनॉमी में वैश्विक लीडर बनाना है। 2030 तक $300 बिलियन की जैव अर्थव्यवस्था हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है बायो E3 नीति का। इससे पहले बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जितनी भी योजनाएं थी उन सभी को हमने एक जगह करके बायो E3 योजना को लाया है, जिससे बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग इकोनॉमी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए और इन्वायरमेंट के लिए हम लोग कर सकें। जैव प्रौद्योगिकी पर जोर, यह नीति जैव आधारित उत्पाद जैसे दवा, सामग्री, जैव ईंधन को बढ़ावा देती है, नवाचार अनुसंधान को बढ़ावा देती है, जैव निर्माण और बायो AI को भी बढ़ावा देती है, कौशल विकास पर भी ध्यान केंद्रित करती है और भारत का जो लाइफ और नेट जीरो कार्बन का हमने लक्ष्य रखा है उस अभियान को भी मजबूत करने का प्रयास करती है। 6 थीम आधारित क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। ये मैंने आपको याद भी करवाया था जिस दिन मैंने पढ़ाया था। उच्च मूल्य वाले जैव आधारित रसायन, बायोपॉलीमर, एंजाइम, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए उन्नत जैव आधारित रसायन और एंजाइमों का विकास करना। ऐसे एंजाइम क्या करते हैं, मुख्य रूप से उत्प्रेरक का काम करते हैं। आपके शरीर में भी बहुत सारे एंजाइम आते हैं, भोजन पचाने के लिए भी एंजाइम होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं, किसी भी रिएक्शन को तेज कर देते हैं। जैव आधारित रसायन बनाना, पर्यावरणीय प्रभाव इन सभी को कम करना, बायोपॉलीमर वगैरह का भी निर्माण करना है। अगला देखिए क्या है, स्मार्ट प्रोटीन के बारे में मैंने बताया था कि लैब मैन्युफैक्चर प्रोटीन के स्रोत। अभी वर्तमान में हम लोग किससे प्रोटीन प्राप्त करते हैं, तो दाल हो गए शाकाहारी लोगों के लिए, और सोयाबीन हो गया, और फिश हो गए, चिकन हो गए, मटन हो गए और बड़े जानवर हो गए। ये मुख्य रूप से प्रोटीन के स्रोत होते हैं। लेकिन पशुओं के उत्पादन में, पशुओं के पालने में पर्यावरण को नुकसान होता है, सीधा सी बात है। तो आने वाले समय में स्मार्ट प्रोटीन की संरचना आएगी। लैब में मैन्युफैक्चर प्रोटीन, लैब में मैन्युफैक्चर मांस और इन चीज़ों का भी उत्पादन बढ़ेगा। सटीक जैव चिकित्सा, क्या बोला था इसको, बोला था सटीक का मतलब यहाँ पर ये है कि बिल्कुल जिस चीज़ को आवश्यकता है, जिस दवा की, उसको वहीं पर पहुँचाया जाए। प्रिसीजन बोला जाता है, मतलब सटीक, बिल्कुल सटीक। तो इसमें भी ये मदद कर सकता है सटीक चिकित्सा। जैव चिकित्सा को बढ़ावा देना, जेल सेल जीन थेरेपी, mRNA चिकित्सा और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का भी निर्माण किया जा सकता है इसके द्वारा। जलवायु लचीली कृषि पर भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। जलवायु लचीली कृषि यानी कि आप मान लीजिए जलवायु जो है हमारा चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा कुछ दिनों में, या बारिश कभी भी हो सकती है, या फसल जो है वो जलवायु जो नए बदलते हुए हैं उसके अनुसार से सहन योग्य हो जाएँ, इसके लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। कार्बन कैप्चर का उपयोग, समुद्र और अंतरिक्ष अनुसंधान, ये 6 की पॉइंट हैं। बायो E3 नीति पूछा जाता है, ये 6 के 6 लिख दीजिएगा। आपके आधे से ज़्यादा मार्क्स तो वैसे ही सिक्योर हो जाएंगे क्योंकि इस नीति का भाग ही यही है। उद्देश्य आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, रोजगार सृजन, नवाचार को बढ़ावा, वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना, इसका मुख्य रूप से उद्देश्य रखा गया। रोजगार सृजन किन में, टियर 2 और टियर 3 के शहरों में, छोटे शहर की हम लोग बात कर रहे हैं। लाभ, आर्थिक प्रभाव होगा, 2030 तक $300 बिलियन का हमें बायो इकोनॉमी बनाना है। पर्यावरणीय लाभ होगा, रोजगार सृजन होगा, स्वास्थ्य और खाद्य सुधार भी हो सकता है। जलवायु परिवर्तन पर भी प्रभाव पड़ेगा, हम जलवायु अनुकूल कृषि कर पाएंगे और जलवायु परिवर्तन को रोक भी पाएंगे कुछ हद तक। चुनौतियां, क्षेत्रीय असंतुलन, फंडिंग की कमी, कौशल की कमी, बुनियादी ढांचे की जरूरत और नियामक ढांचा अपने पास अभी भी मौजूद नहीं है, तो ये चुनौतियाँ हो गई। कार्यान्वयन योजना, जैव विनिर्माण हब, देश भर में हब्स की स्थापना जो अनुसंधान, स्टार्टअप और उद्योग सहायता करेंगे। बायो AI हब्स, जैविक डेटा, जीनोमिक्स से जुड़े हुए डेटा के साथ में AI को हम एकीकृत कर देंगे, जोड़ देंगे, ताकि बीमारी निदान और कृषि प्रथाओं में हम सुधार कर सकें। केंद्र राज्य साझेदारी को हम बढ़ा सकते हैं। बायो E3 सेल्स की स्थापना, जैसे असम में पहली केंद्र राज्य साझेदारी से 2025 में साइन किया गया MOU, इसको स्थापित किया गया है। वित्तीय सहायता, बायो राइड योजना के तहत 2021 से 2016 के लिए 2026 के लिए 9,119 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान भी किया गया है। जैव सुरक्षा और वैश्विक मानकों के साथ समन्वय भी सुनिश्चित किया जाएगा। सारा कुछ बायो E3 योजना के बारे में ही है। राष्ट्रीय और वैश्विक संदर्भ क्या है,
तो राष्ट्रीय रक्षरखाई या नीति विकसित भारत 2047 दृष्टिकोण के साथ संरेखित है। अगर हमें विकसित भारत 2047 बनाना है तो बायो E3 योजनाओं को हमें अच्छे से यह लागू करना पड़ेगा। बायो इकोनॉमी के क्षेत्र में अच्छे से काम करना पड़ेगा, असमानता को कम करना पड़ेगा। भारत वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में 3% की हिस्सेदारी के साथ एशिया में तीसरे स्थान पर है। शीर्ष 12 जैव प्रौद्योगिकी गंतव्यों में शामिल है। जैव अर्थव्यवस्था की वृद्धि, भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2014 में $10 बिलियन से बढ़कर 2024 में $130 बिलियन अधिक हो गई है। महत्वपूर्ण पहल क्या है? असम के साथ साझेदारी। 2025 में असम सरकार के साथ MOU हस्ताक्षरित करके बायो E3 के तहत पहला केंद्र राज्य जो सहयोग है उसको स्थापित किया गया है। बायो E3 राज्यों में बायो E3 सेल्स की स्थापना को प्रोत्साहित करना ताकि स्थानीय स्तर पर जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिल सके। उसके बाद से क्या है? विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 3 योजनाओं को एकीकृत करके विज्ञान धारा योजना शुरू किया गया है, जिसके लिए 25-26 तक 10,589 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। ये मैंने आपको अलग अलग पहल भी बता दिया जो इससे जुड़ी हुई हैं या इससे जुड़े हुए जो हाल के अपडेट हैं, हाल फिलहाल में हुए हैं, इस 1 आध महीने में हुए हैं, उसको भी मैंने बता दिया है। निष्कर्ष क्या है? बायो E3 भारत की जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करने, रोजगार सृजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। क्या आपको बायो E3 योजना समझ में आया? जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी के लिए करना कैसे कर सकते हैं? तो अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे करके कर सकते हैं, अलग अलग भाग में बढ़ावा दे सकते हैं। चुनौती क्या हो सकती है? जो हमेशा होती है, रिसर्च नहीं है अपने यहाँ पर, डेवलपमेंट नहीं है, R&D की कमी है, निवेश नहीं है, स्किल नहीं है, ये चुनौतियाँ हो जाती हैं। क्या हम प्राप्त करना चाहते हैं? 2030 तक $300 बिलियन हम इस क्षेत्र में प्राप्त करना चाहते हैं। 2047 तक $1 ट्रिलियन हम इस क्षेत्र में प्राप्त करना चाहते हैं। उसके लिए हमें पूरे देश के लोगों को, पूरे देश के सभी राज्यों को शामिल करना पड़ेगा। बस यही था इसमें, और कुछ भी नहीं है। बिहार को मिला डिजिटेक अवार्ड। 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित गवर्नमेंट डिजिटल अवार्ड समारोह में बिहार को बिहार कृषि ऐप स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सफल क्रियान्वयन के लिए स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है। मुख्य बिंदु क्या है? यह पुरस्कार बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिया गया है। राज्य का पहल बिहार प्राउड टॉर्च बियरर ऑफ यूनिवर्सल स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग फॉर द नेशन। इस कंपनी ने बिहार के गांवों में भी प्रीपेड, जिस प्रकार से मोबाइल रिचार्ज करते तब कॉल होता है, उसी प्रकार से आप पहले रिचार्ज करेंगे तो आपका बिजली चलेगा। जैसे ही रिचार्ज ख़त्म, बिजली अपने आप कट जाता है। स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग एक आधुनिक ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली है। यह पारंपरिक मीटरिंग की तुलना में अधिक पारदर्शी, कुशल और उपभोक्ता हितैषी है और इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना है। लोगों ने सशक्तिकरण की ऐसी की तैसी करके उठाकर फेंक दिया था प्रीपेड मीटर को, क्योंकि वो ऐसा क्लेम कर रहे थे कि उनका बिल अब ज़्यादा आ रहा है। ये ज़रूर है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने से चोरी चकारी जो बिजली का है वो ज़रूर कम हो जाता है और बढ़ावा भी देना चाहिए इसको, लेकिन सभी की स्थिति समान नहीं होती है। पारदर्शी प्रक्रिया से ज़्यादा ज़रूरी होता है सभी के लिए जो सूटेबल हो और सभी उसको उपयोग कर सके, वैसी प्रक्रिया का निर्माण करना। सभी रिचार्ज करने में सफल नहीं हो पाते हैं, सभी रिचार्ज सही से नहीं कर पाएंगे, सभी को इसकी समझ भी नहीं होगी, इसलिए ये दिक्कत ज़्यादा हो सकती है। पहले लोगों को जागरूक करना चाहिए था, फिर जाके आप इम्प्लीमेंट करें। खैर धीरे धीरे सही हो जाता है चीज़ें। बिहार कृषि है, बिहार कृषि विभाग द्वारा विकसित एक एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो किसानों को कृषि योजनाओं, फसल मूल्य, मौसम शिकायत निवारण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सरकारी घोषणाओं और कृषि संबंधी संपर्क जानकारी उपलब्ध करवाता है। बिहार कृषि विभाग को इस ऐप के सफल कार्यान्वयन हेतु स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड, ET गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है। ये पुरस्कार उन अग्रदूतों को प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने सार्वजनिक सेवाओं में डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया है। इस समारोह में पूरे भारत से 30 विजेताओं को सम्मानित किया गया है। विभिन्न श्रेणियों में गुजरात, MP, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और भी कई राज्य शामिल थे। उसके बाद ये MCQ है, जैसे नीति आयोग के CEO कौन है, अभी कितनी बार नाम बताया। जैव अर्थव्यवस्था 2024 में मूल्य कितना है, अभी बताया, भूल गए होंगे। बायो E3 नीति का पूर्ण रूप क्या है, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट। ये सारा आपको न्यूज़पेपर डिस्कशन के PDF में मिल जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में PDF मिल जाता है, तो वहाँ से आप MCQ तैयार कर सकते हैं।
पढ़िएगा डिटेल में। आप मुझे बताइए कहाँ पर आपको डेली का न्यूज़पेपर, क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड एमसीक्यू, हर चीज़ एक जगह पर मिल रहा है। बहुत कम जगह होते हैं जहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आपको इतने कम मूल्य पर उपलब्ध हो जाता है, मामूली सा प्राइस पर। तो जुड़िएगा, अगर आंसर राइटिंग में जुड़ना हो तो ये आपके पीडीएफ बड़े काम की चीज़ होगी। उल्टा करके देखिएगा, पढ़िएगा, इसमें मेंस और पीटी दोनों तैयार हो जाएगा एक ही जगह से आपका। धन्यवाद आप सभी का।